So can India have a desi counter to a Microsoft, to a WhatsApp, to a Gmail? Well, this is the man who's trying to make it happen. Sridhar Vembu, founder and chief scientist of Zoho Corporation, is in the news right now for disrupting the way Indian software as a service companies. सिलिकॉन वैली एक ऐसी जगह जहां स्टार्टअप शुरू करने का मतलब होता है इन्वेस्टर्स को पिच करना, करोड़ डॉलर की फंडिंग उठाना और जितनी जल्दी हो सके कंपनी को बड़ा बनाना। लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसी कंपनी भी है जिसने ये सारे रूल्स इग्नोर कर दिए। ना इन्वेस्टर मीटिंग्स, ना बिलियन डॉलर की फंडिंग राउंड और ना ही किसी वीसी का प्रेशर। सिर्फ एक आदमी जो तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव तेनकासी की सड़कों पर साइकिल चलाता है, और उसी इंसान ने खड़ी की एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी जिसने बिना एक भी डॉलर का वेंचर कैपिटल लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 में 12,300 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया, यानी लगभग 1.48 बिलियन डॉलर। इस कंपनी का नाम है जोहो, और आज हम डिकोड करेंगे कैसे चेन्नई से शुरू एक कंपनी ने सिलिकॉन वैली के ऑलमोस्ट हर रूल को चैलेंज कर दिया। जब बाकी स्टार्टअप्स फंडिंग के पीछे भाग रहे थे, ये कंपनी प्रॉफिट के पीछे भाग रही थी। जब बाकी कंपनीज ग्रोथ खरीद रही थी, ये अपना इकोसिस्टम बना रहे थे। और लगभग 30 साल बाद इसी अप्रोच ने जोहो को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल बूटस्ट्रैप सॉफ्टवेयर कंपनीज के बीच में लाकर खड़ा कर दिया, अपनी इंडिपेंडेंस किसी को दिए बिना। ये सिर्फ एक बिजनेस की स्टोरी नहीं है, ये उस माइंडसेट की कहानी है जो प्रूव करता है कि कभी कभी सबसे अलग रास्ते सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर जोहो ने ये सब कैसे किया? इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमें सिर्फ 5 डिसीजन समझने होंगे, और यही 5 डिसीजन कंपनी को बाकी सैस कंपनी से कम्प्लीटली अलग बना देती है। पहला, पैसा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में जोहो ने 12,313 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया और 3,191 करोड़ का प्रॉफिट कमाया बिना वेंचर कैपिटल रेज किए, और इसी के साथ जोहो इंडिया की फर्स्ट और लार्जेस्ट बूटस्ट्रैप एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई। एक ऐसा माइलस्टोन जो आज तक कोई और इंडियन सैस कंपनी अचीव नहीं कर पाई। दूसरा, मार्केटिंग, जहां हब स्पोर्ट्स और फ्रेश वर्क जैसे कॉम्पिटिटर्स अपने रिवेन्यू का 42% से 52% तक सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग पर खर्च कर देते थे, जोहो सालों तक ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक ग्रोथ पर चलता रहा। हाँ, मार्केट शेयर डिफाइन करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग बढ़कर लगभग 18% रिवेन्यू तक पहुंच गया। लेकिन इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये आज भी काफी कैपिटल एफिशिएंट स्ट्रेटेजी है। तीसरा, प्रोडक्ट। जोहो ने सिर्फ एक बिजनेस सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, उसने 45 से ज्यादा बिजनेस एप्लीकेशंस को एक ही पैकेज जोहो वन में बंडल कर दिया, और इस पूरे सूट की स्टार्टिंग प्राइस रखी सिर्फ $37 पर यूजर पर मंथ। एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जिसने सेल्स फोर्स जैसे एस्टैब्लिश प्लेयर्स की प्राइसिंग पावर को सीधा चैलेंज कर दिया। चौथा, टैलेंट। जब दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज इंजीनियर्स के लिए सैलरी वॉर लड़ रही थी, जोहो ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। रूरल इंडिया जैसे तेनकासी से हाई स्कूल ग्रेजुएट को जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग के थ्रू ट्रेन किया और उसे अपनी वर्कफोर्स का हिस्सा बना लिया। इस अप्रोच ने सिर्फ कॉस्ट को कम नहीं की, बल्कि एम्प्लॉयज के अंदर अपनी कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी भी बिल्ड की। और पांचवा, सोच। फाउंडर श्रीधर वेम्बू, जो अर्ली 2025 में ग्रुप सीईओ से चीफ साइंटिस्ट बन गए थे, आज भी इंडस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल ओपिनियन रखते हैं। उनका मानना है कि करंट एआई बूम 1999 के .com बबल से भी बड़ा फाइनेंशियल बबल बन सकता है। और इन 5 डिसीजन ने मिलकर जोहो को वो कंपनी बना दिया जो सिलिकॉन वैली के रूल्स फॉलो किए बिना भी दुनिया के बिगेस्ट सॉफ्टवेयर प्लेयर्स में अपनी जगह बना चुकी है। अगर आप सोच रहे हैं जोहो की शुरुआत भी गूगल या एप्पल की तरह सिलिकॉन वैली के किसी गैराज से हुई होगी, तो जवाब है नहीं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1996 में चेन्नई के एक छोटे से रूम से। कंपनी का नाम था एडवेंट नेट, जिसके फाउंडर थे श्रीधर वेम्बू, जो आईआईटी मद्रास और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके थे। उनके साथ टोनी थॉमस और इंजीनियरिंग की छोटी सी टीम। टेक्निकल नॉलेज की बिल्कुल कमी नहीं थी, लेकिन बिजनेस चलाना, सेल्स करना और कस्टमर को लाना, इसका एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट जीरो था। शुरुआत में उनका प्लान हार्डवेयर बिजनेस चलाने का था, लेकिन पैसे की कमी ने उन्हें बहुत जल्द डायरेक्शन बदलने पे मजबूर कर दिया, और इसी वजह से एडवेंट नेट ने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया, वो भी टेलीकॉम कंपनीज के लिए नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। उस वक्त का टेक वर्ल्ड आज से बिल्कुल अलग था। लेट 90s और अर्ली 2000 में एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर पर माइक्रोसॉफ्ट का राज था। ज्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनीज ऑन प्रीमिस सॉफ्टवेयर बेचती थी, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी क्लाउड पर सॉफ्टवेयर चलाने का आइडिया अभी नया नया था। इस डायरेक्शन में सबसे प्रोमिनेंट नाम था सेल्स फोर्स, और स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक ही फॉर्मूला था, इन्वेस्टर से फंडिंग लो और उस पैसे से कस्टमर को एक्वायर करो, मार्केट शेयर कैप्चर करो और फिर आईपीओ की तरफ भागो। उस जमाने में प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंस वैल्यूएशन को दी जाती थी। कैश फ्लो बात की बात थी, पहले ग्रोथ दिखनी चाहिए। लेकिन इंडिया से बैठकर ग्लोबल एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बेचना उस वक्त लगभग अनसुना था। इसीलिए एडवेंट नेट को सिर्फ ग्लोबल कॉम्पिटिटर से ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट की प्रॉब्लम से भी लड़ना पड़ रहा था। और फिर 2001 आया, .com बबल फूट गया। टेलीकॉम इंडस्ट्री, जो एडवेंट नेट का सबसे बड़ा कस्टमर बेस थी, ऑलमोस्ट ओवरनाइट कोलैप्स हो गई। एक ही झटके में कंपनी के कोर कस्टमर्स खत्म होने लगे, और ऊपर से सामने थी वेल फंडेड अमेरिकन कंपनीज। इंडिया में टॉप टैलेंट पहले इन्फोसिस, विप्रो जैसे जायंट्स के पास जा रहा था, और एडवेंट नेट के पास ना इन्वेस्टर थे, ना इमरजेंसी फंडिंग, सिर्फ सर्वाइव करने की चैलेंज थी। लेकिन इसी क्राइसिस ने कंपनी का फ्यूचर बदल दिया।
फाउंडर्स को समझ में आ गया कि अगर पूरा बिजनेस एक ही इंडस्ट्री पर डिपेंड करेगा तो अगली बार ऐसा क्रैश आया तो कंपनी बच नहीं पाएगी। इसीलिए एडवर्टनेट ने टेलीकॉम सॉफ्टवेयर से अपना फोकस हटाकर क्लाउड बेस्ड बिजनेस एप्लीकेशन बनाना शुरू कर दिया और यहीं से पैदा हुआ दो प्रोडक्ट्स जो आगे चलकर जोहो की बैकबोन बन गए। पहला था मैनेज इंजन, एक आईटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो बाद में दुनिया भर की कंपनीज इंक्लूडिंग फॉर्च्यून 500 एंटरप्राइज जैसी कंपनी यूज करने लगी। और दूसरा था जोहो.com का क्लाउड बिजनेस। इसकी शुरुआत 2024 में जोहो वर्चुअल ऑफिस के लॉन्च से हुई, जिसे स्पेशली स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए डिजाइन किया गया। यह डिसीजन इतना सक्सेसफुल रहा कि 2009 में एडवर्टनेट ने अपना नाम ही बदल दिया। अब दुनिया ने उसे जोहो कॉर्पोरेशन के नाम से जाना। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं था, वो डिसीजन था 2001 के क्रैश के वक्त ले ऑफ ना करना। जब सिलिकॉन वैली के कई कंपनीज एम्प्लॉय को निकाल रही थी, एडवर्टनेट ने अपने पहले से बचे हुए कैश रिजर्व का यूज करके अपना मुश्किल वक्त निकाला और वही एक्सपीरियंस सीधर बैम्बू की सोच का फाउंडेशन बन गया कि कंपनी पे कंट्रोल तभी रहता है जब कंपनी फाइनेंशियली किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। हमने चैप्टर 1 में देखा कि जोहो बच कैसे गई, तो अब सवाल ये है कि वो जीती कैसे। और इसका जवाब सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं, उन डिसीजन में छुपा हुआ है जो ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप लेने से पहले डरता है। बूटस्ट्रैपिंग सबसे पहला डिसीजन, इन्वेस्टर से पैसा ना लेना। श्रीधर बैम्बू वेंचर कैपिटल को एक फाइनेंशियल ट्रेडमिल मानते हैं। उनका कहना है एक बार वीसी का पैसा अंदर आ गया तो कंपनी धीरे धीरे प्रोडक्ट से ज्यादा इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलने लगता है। क्वार्टरली ग्रोथ, हायर वैल्यूएशंस और एग्जिट स्ट्रेटेजी कभी कभी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट की क्वालिटी को सबसे नीचे दबा देता है। जोहो ने इसी मॉडल को शुरू से रिजेक्ट किया। इसका सबसे बड़ा फायदा था कंप्लीट कंट्रोल, कोई इन्वेस्टर्स नहीं, कोई क्वार्टरली ग्रोथ टारगेट नहीं और किसी बोर्ड का प्रेशर नहीं कि स्लो डाउन आते ही एम्प्लॉइज को निकालो। इसी वजह से जोहो कई प्रोडक्ट्स पर सालों तक काम कर पाया और उन्हें तब लॉन्च किया जब वो मार्केट के लिए रेडी थे। लेकिन इसका दूसरा साइड भी था। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब था कि ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लो होगी और सेल्स फोर्स जैसे कॉम्पिटिटर्स की तरह बिलियंस डॉलर एक्विजिशन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। लेकिन यहाँ पे जोहो अलग निकला। सेल्स फोर्स ने पब्लिक मार्केट और स्लैक, टैब्लो जैसे एक्विजिशन के थ्रू अपना बिजनेस $3.8 बिलियन रेवेन्यू तक पहुंचाया। फ्रेशवर्क्स ने $400 मिलियन से ज्यादा वेंचर फंडिंग रेज की और 2021 में आईपीओ लॉन्च किया। क्वार्टर 1 2026 में कंपनी ने $196.2 मिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया और साथ ही ऑपरेटिंग लॉसेस धीरे धीरे कम हो रहे थे। और दूसरी तरफ जोहो ना आईपीओ ना वीसी, फिर भी फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3,191 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ये सिर्फ प्रॉफिट नहीं था, ये एक प्रूफ था कि एक मैच्योर प्राइवेट सॉफ्टवेयर बिजनेस बिना एक्सटर्नल फंडिंग के भी मैसिव कैश जनरेट कर सकता है। प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, लेकिन सिर्फ फंडिंग ना लेना स्ट्रेटेजी नहीं थी। जोहो का असली वेपन था इकोसिस्टम। जब ज्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनीज एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला एक प्रोडक्ट बना रही थी, जोहो ने सोचा अगर पूरा बिजनेस एक ही इकोसिस्टम से चल सके तो, और इसी सोच का नाम था जोहो वन। एक ऐसा सूट जिसमें 45 से ज्यादा एप्लीकेशन है। सेल्स टीम के लिए CRM, कम्युनिकेशन के लिए मेल, प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट्स, फाइल के लिए वर्क ड्राइव, अकाउंटिंग के लिए बुक्स और HR के लिए पीपल, और इन सबको आपस में कनेक्ट करता था डेल्यूज, जोहो की अपनी प्रोप्राइटरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये लो कोड लैंग्वेज अपना रोजाना 20 लाख से ज्यादा कोड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता था, जिससे अलग अलग एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। गूगल वर्कस्पेस आपको ईमेल और डॉक्यूमेंट्स देता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्टिविटी टूल्स देता है, लेकिन जोहो का टारगेट था बिजनेस का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना। अब बात करते हैं मार्केटिंग की, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है। इतना बड़ा इकोसिस्टम होने के बावजूद भी जोहो ने सालों तक ट्रेडिशनल सेल्स पर हेवीली डिपेंड नहीं किया। कंपनी इंजीनियरिंग फर्स्ट अप्रोच फॉलो करती रही, फ्रीमियम मॉडल, प्रोडक्ट लेड ग्रोथ और SEO, जैसे जोहो CRM का फ्री प्लान, जहाँ छोटी कंपनीज पहले प्रोडक्ट यूज करती थी और बिजनेस बढ़ने के साथ पेड प्लान में कन्वर्ट कर जाती थी। लेकिन हाँ, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, जोहो को भी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन एक्सपेंस 31.3% से बढ़कर 2,230 करोड़ तक पहुंच गया, यानी रफली 18% रिवेन्यू का। फिर भी कंपैरिजन देखिए, सेल्सफोर्स हिस्टोरिकली अपने रिवेन्यू का 37 से 45% मार्केटिंग पर खर्च कर रहा था। हब स्पोर्ट लगभग 50 से 52% और फ्रेश वर्क करीब 43%। मतलब आज भी जोहो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कैपिटल एफिशिएंट है। और अब आती है प्राइसिंग। यहाँ जोहो ने प्रॉफिट पर कस्टमर मैक्सिमाइज नहीं किया, बल्कि रिलेशनशिप मैक्सिमाइज की। जोहो वन 45+ एप्लीकेशन, लगभग $37 पर मंथ पर यूजर अगर कंपनी ऑल एम्प्लॉय प्लान लेती है तो, या फिर $90 का पर मंथ का फ्लेक्सिबल यूजर प्लान। अब सोचिए, अगर कोई कंपनी CRM अलग खरीदे, सपोर्ट सॉफ्टवेयर अलग, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अलग और मार्केटिंग टूल्स अलग, तो कॉम्पिटिटर के प्लान के हिसाब से सेल्सफोर्स, जेनडेक, क्विकबुक्स और हब स्पोर्ट जैसे वेंडर को मिलाकर कॉस्ट आसानी से $100 पर यूजर पर मंथ तक पहुंच सकती है। जोहो ने यहाँ मार्जिन थोड़े कम रखे ताकि कस्टमर एक बार इकोसिस्टम में आ जाए, ताकि कस्टमर के लिए बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो। अब बात करते हैं टैलेंट की, और शायद सबसे सरप्राइजिंग स्ट्रेटेजी हायरिंग ही है। जब दुनिया की टेक कंपनीज, IIT और टॉप यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट के लिए कम्पीट कर रही थी, जोहो गाँव में टैलेंट ढूंढ रहा था। जोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग के थ्रू रूरल और सेमी अर्बन हाई स्कूल ग्रेजुएट को स्टाइपेंड देकर कोडिंग और डिजाइन सिखाया गया। कॉलेज डिग्री की जरूरत ही नहीं थी, ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट जोहो की वर्कफोर्स में। इस मॉडल की वजह से कंपनी ने एक्सपेंसिव हायरिंग वॉर अवॉइड की।
एम्प्लॉय लॉयल्टी बढ़ाई और डेनकासी जैसे रूरल हब्स में भी वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिखाया। अब बात करते हैं लीडरशिप की, और इन सब डिसीजन के सेंटर में एक ही इंसान था, श्रीधर वेम्बू, एक बिलियनियर जो साउथ इंडिया के गांव में रहते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, साइकिल चलाकर ऑफिस जाते हैं। अर्ली 2025 में उन्होंने ग्रुप सीईओ का रोल छोड़कर चीफ साइंटिस्ट की जिम्मेदारी संभाली ताकि पूरा फोकस रिसर्च और डेवलपमेंट पर कर सके, जबकि कंपनी की डे टू डे लीडरशिप शैलेश कुमार को दे दी गई। और एआई को लेकर उनकी सोच इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग है। 2026 में उन्होंने पब्लिकली कहा, करंट एआई बूम 1996 से भी बड़ा फाइनेंशियल बबल बन सकता है। उनका क्रिटिसिज्म था एक राउंड ट्रिप रेवेन्यू लूप, जहां बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स एआई स्टार्टअप में बिलियंस इन्वेस्ट करते हैं और वही स्टार्टअप तुरंत वो पैसा उन्हीं क्लाउड प्रोवाइडर्स के सर्वर रेंट करने में खर्च कर देती है। पेपर पर रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन एक्चुअल में कैश फ्लो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसीलिए वेम्बू का मानना है फ्यूचर की असली वैल्यू एआई मॉडल में नहीं है, बल्कि प्रोप्राइटरी डेटा सेट में होगी। अब बात करते हैं रिस्क की। कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होती, जो हो भी नहीं। 50,000 प्रोडक्ट्स होने की वजह से कुछ एंटरप्राइज यूजर कहते हैं कि यूजर इंटरफेस कभी कभी डिसजॉइंटेड फील होता है, स्पेशली फ्रेश वर्क्स जैसे सिंगल फोकस कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। कस्टमर सपोर्ट को लेकर भी लोअर प्राइसिंग टायर्स के यूजर्स ने स्लो रिस्पॉन्सेस और इनकंसिस्टेंट क्वालिटी की कंप्लेन की है। और हर प्रोडक्ट सक्सेसफुल भी नहीं रहा। जोहो डॉक्स मॉडर्न कोलैबोरेशन स्टैंडर्ड के साथ पेस मेंटेन नहीं कर पाया और 2023 में ऑफिशियली शट डाउन कर दिया गया। इसके बाद यूजर्स को जोहो वर्कडाई पर माइग्रेट करना पड़ा। और एक और चैलेंज भी है, SMB और मिड मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन होने के बाद भी फॉर्च्यून 500 के बड़े CRM डील्स में सेल्स फोर्स को कंसिस्टेंटली रिप्लेस करना जोहो के लिए आज भी आसान नहीं है। तो क्या ये स्ट्रेटेजी काम आई? नंबर कहते हैं हाँ। फाइनेंशियल ईयर 2025 में जोहो का ऑपरेटिंग रेवेन्यू पहुंच गया 12,313 करोड़ तक, यानी पिछले साल के कंपैरिजन में 17.8% का ग्रोथ। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट को मिलाकर कंपनी की टोटल इनकम 13,544 करोड़ रही। और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के बाद भी कंपनी ने 3,191 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। प्रॉफिट पिछले साल से थोड़ा कम था, लेकिन वजह बिजनेस की वीकनेस नहीं थी, बल्कि एआई कंप्यूटिंग, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और नए डाटा सेंटर में की गई हेवी इन्वेस्टमेंट थी। आज जोहो के 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। कंपनी 150 कंट्रीज में ऑपरेट करती है और 11,000 से ज्यादा इंप्लॉइज इसी इकोसिस्टम को बिल्ड और मेंटेन करते हैं। रिवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा 41% नॉर्थ अमेरिका से आता है, उसके बाद एशिया 30% और यूरोप 23%। मार्केट में भी जोहो की पोजीशन काफी यूनिक है। सेल्स फोर्स एक्विजिशंस और मैसिव मार्केटिंग के इंजन के दम पर ग्रो हुआ। फ्रेश वर्क ने डिजाइन फर्स्ट अप्रोच को फॉलो की। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ऑफिस प्रोडक्टिविटी में डोमिनेट करते हैं, लेकिन जोहो उन गिने चुने वेंडर में से एक है जो एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑलमोस्ट पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही प्रोप्राइटरी टेक स्टैक पर चला सकता है, और वो भी बिना पब्लिक मार्केट कैपिटल पर डिपेंड किए। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन भी यही है, कभी कभी बिजनेस सिर्फ पैसे रेज करने से नहीं जीतता, कभी कभी बिजनेस जीतता है कम खर्च करने से, सही लोगों को हायर करके और बहुत लंबी रेस सोचकर। अब सवाल उठता है, क्या आज कोई स्टार्टअप जोहो की कॉपी कर सकता है? शायद नहीं। आज के टाइम में बिना वेंचर फंडिंग के 50 इंटरकनेक्टेड एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाना और उन्हें स्केल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जोहो के प्रिंसिपल्स, यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी, रूरल टैलेंट पे इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्ट लेड ग्रोथ, और ये प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं जितने 20 साल पहले थे। एक गांव की गली से 100 मिलियन यूजर तक 150 कंट्रीज में जोहो पहुंचा है, एक सिंपल सवाल के साथ, क्या ग्रोथ के लिए कंट्रोल छोड़ना जरूरी है? वेम्बू और जोहो ने साबित किया, शायद नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है अपना खुद का रास्ता, अपना खुद का टाइम। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और इस वीडियो के आखिरी में मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये चैनल मैं अकेला बिल्ड कर रहा हूँ, कोई बड़ी टीम नहीं, कोई महंगे गैजेट नहीं। तो अगर आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।